और खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के इस आरोप पर कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर अपने ही देश की छवि खराब करते हैं। दुबई में इससे जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि देश की नींव इतनी मजबूत है कि उसका इमेज कभी खराब नहीं हो सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं, तो मैं तो जवाब देता हूं। कांग्रेस बगैर यूपी का महागठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा, इसमें लोजपा सांसद चिराग पासवान को संदेह है। चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। उत्तर प्रदेश में उन्हीं को ही अलग रखा गया है, तो ये किस तरीके का महागठबंधन, चुनाव आते आते तो इसका स्वरूप पूरा एक नया देखने को मिलेगा। बट बहरहाल जब कांग्रेस ही उसमें सम्मिलित नहीं है तो महागठबंधन तो है ही नहीं। वैसे जनाधार है, सपा बसपा का दोनों का एक अपना जनाधार है, मजबूत गठबंधन जरूर है। बट हाँ, एनडीए को ये टक्कर दे पाएगा कि नहीं, एनडीए अपने में एक मजबूत जनाधार के साथ पिछली बार के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें उनका प्रदर्शन रहा, लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी प्रदर्शन उतना ही अच्छा रहेगा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी ने ही मोर्चा खोल दिया है। अपने पिता रामविलास पासवान के अंगूठा छाप वाले बयान से उनकी बेटी आशा पासवान बेहद नाराज हैं और माफी की मांग पर पटना में पिता के विरोध में ही धरने पर बैठ गए हैं। आशा पासवान का कहना है कि उनके पिता ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए ही उन्हें भी अंगूठा छाप कहा है। वाइड करो, बैठना पड़ा, उनको अपमान किए, नहीं बोलना चाहिए था उनको। अब सब अंगूठा छाप तो उन्होंने बयान गलत दिया इसलिए बैठे हैं। हाँ, उन्होंने गलत बयान दिया। क्या चाहती है आशा पासवान, क्या चाहती है अपने पिता से? तो अपना बात वापस ले लें जो बोले हैं। राजद की महिलाओं से माफी मांगे। राजद की महिलाओं के बारे में जो अब शब्द उन्होंने बोला है, मैं चाहती हूँ कि वो राजद की महिलाओं से आकर माफी मांगे यहाँ पे। और जो वो लोग अपने गठबंधन को, जो हमारे राजद का जो यहाँ गठबंधन हुआ है उससे ना वो लोग बौखला चुके हैं। एनडीए वाले ये बौखलापन में आकर रामविलास पासवान जी ऐसे अभद्र राजद की महिलाओं पे टिप्पणी कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब क्षेत्रीय पार्टियां अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के बिहार प्रभारी अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर महागठबंधन से उसका तालमेल नहीं होता है तो पार्टी अपने विकल्पों पर विचार करेगी। पार्टी ने आज पटना में अपने प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया। कमेटी बन गई है और हम लोग 40 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर समझौता महागठबंधन का स्थिति नहीं बना तो जो कि संभावना ज्यादा है कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रांची के लालखटंगा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम रघुवर दास कर रहे हैं। इस मौके पर तमाम मंत्री मौजूद हैं। बैठक के दौरान झारखंड के विकास से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बायोडायवर्सिटी पार्क के दौरे के दौरान सीएम रघुवर दास ने कैबिनेट की अगली मीटिंग यहीं कराने की घोषणा की थी। इस मौके पर झारखंड सरकार के कई आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो बायोडायवर्सिटी पार्क की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि अगली जो मीटिंग होगी कैबिनेट की वो यहीं बायोडायवर्सिटी पार्क में होगी, तो पहली बार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर मीटिंग चल रही है।
प्रकृति की गोद में मीटिंग का आयोजन किया गया है। कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ाव भी दिखाया जा रहा है, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा भी मिल रहा है। और सीएम नीतीश कुमार श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे हैं। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार भी उनके साथ में मौजूद हैं। हम आपको बता दें, प्रकाश पर्व का आज तीसरा दिन है। बहुत ही ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है पटना साहिब गुरुद्वारे में, और इस मौके पर इस पल का गवाह बनने के लिए सीएम नीतीश कुमार भी यहां पर पहुंच गए हैं। आज प्रकाश पर्व का तीसरा दिन है और बड़ी तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहां की व्यवस्थाओं को लेकर, यहां के इंतजामों को लेकर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मत्था टेका है उन्होंने। साथ में नंदकिशोर यादव भी नजर आ रहे हैं और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं। सेवा देश की जो बाणी प्रबंधी है, पहली गल सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जित लाए। तो गुरु गोबिंद साहिब जी का 352वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अच्छी खासी तैयारियां काफी दिन से चल रही थी और आखिरकार जब इसकी शुरुआत हुई है तो बड़ी तादाद में देश विदेश से सिख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहां की तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और आज सीएम नीतीश भी यहां श्री हरमंदिर पहुंचे हैं और मत्था टेका है यहां पर। अमृत वेले की बाणी, अमृत सवैये। उनके साथ मौजूद हैं नंदकिशोर यादव और पर्यटन मंत्री भी यहां पहुंचे हैं गुरु गोबिंद सिंह के दरबार में मत्था टेकने के लिए। हम आपको बता दें कि गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के अंतिम गुरु थे और उनका जन्म यहीं हुआ था, जिसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारे में हर साल इसे मनाया जाता है और बहुत बड़ी तादाद में सिख श्रद्धालु हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ का रुख करते हैं। देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सिख श्रद्धालु यहाँ आते हैं मत्था टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए। कई दिनों से यहाँ पर अरदास भी चल रही थी। यहाँ पर जो टेंट सिटी बनाया गया है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी गई है, जिसको लेकर हमने थोड़ी देर पहले जब हमारे सहयोगी ने बात की थी, यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से वो संतुष्टि जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे थे और सीएम को शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आ रहे थे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका है, सभी को बधाइयां भी दी हैं। बिहार के सेवा रतन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तखत प्रबंधक कमेटी के पांचों अहदेदार और सभी मेंबर साहबान जो है वो विमोचन कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे आ जाइए सर, थोड़ा सा पीछे सर, अंदर आ गया बंदर। तो यहाँ पर सीएम नीतीश सभी श्रद्धालुओं से मिले भी हैं, उनके बीच मौजूद हैं, साथ ही सभी को शुभकामनाएं दी हैं। वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका है। ये देखिए सभी का अभिवादन करते हुए सीएम नीतीश नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले जब सीएम वहाँ पर पहुँचे उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सर ये कितने गौरव की बात। गुरु तेग बहादुर सिंह जी आए थे और यहीं से होकर आगे जो आज आसाम कहलाता है उस इलाके की तरफ गए थे। उनकी जो यात्रा कहलाती थी उदासी यात्रा, उस यात्रा पर वो कुछ भी कर लीजिए, न जाने कितनी बार निकले और
उस सिलसिले में यहां पर आए और यहीं पर वो आगे बढ़ गए, लेकिन परिवार को उन्होंने यहीं छोड़ दिया और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। तो आज जो तख्त हरमंदिर साहब है और सिख समाज के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, और आज जो सिख समाज जिस रूप में दिखता है, वो सब को की शुरुआत कराई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और गुरु नानक देव जी भी प्रथम गुरु भी आए हुए हैं, वो यहां भी आए हुए हैं। ये जो आप देखते हैं बगल में गाय घाट है, वहां के बारे में ये माना जाता है गुरु नानक देव जी आए थे, उनके शिष्य बने जेतामल जी, वो मुक्ति चाहते थे। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी ने कि नहीं अभी रहो, फिर हम आएंगे तब मुक्ति पाना। और तब वो सेवा करते रहे, पूजा करते रहे, गंगा नदी के किनारे स्नान करते थे और पूजा करते थे। लेकिन उनकी आयु इतनी ज्यादा हो गई, वो जाने लायक नहीं थे। तो उनके मन में बहुत अफसोस होने लगा और उन्होंने यही प्रार्थना की मां गंगा से, और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मां गंगा गाय का रूप धारण कर आ जाती थी और रोज सुबह उनका स्नान करा देती थी। इसलिए उस स्थान का नाम गाय घाट पड़ा। ये इतनी महत्वपूर्ण जगह, आप जहां बैठे हुए तख्त हरमंदिर साहब में, ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान, लेकिन उसके पहले का भी स्थान। गुरु तेग बहादुर सिंह जी आए, वो भी वहां गए और वहां जो खिड़की थी उसके माध्यम से घोड़े पर ही वहां पहुंच गए और उसी स्थान पर बैठे जहां गुरु नानक देव जी बैठे थे और उनको जेतामल साहब को मुक्ति मिल गई। तो भाई यहाँ की खासियत। और गुरु नानक देव जी आए थे तो वो कई जगहों पर गए, राजगीर में गए, और आप जानते हैं राजगीर ऐतिहासिक जगह है। पाटलिपुत्र के पहले राजगीर ही राजधानी थी मगध साम्राज्य की, और वहां वो गए थे। सब कुंड का पानी गर्म है, लोगों ने इच्छा प्रकट की और उनके कारण वहां शीतल कुंड प्रारंभ हो गया। और आज गुरु नानक देव शीतल कुंड गुरुद्वारा वहां पहले से भी था, लेकिन हम सब लोगों को, सिख समाज के लोगों को, हम अपनी तरफ से हृदय से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और बाबा मोहिंदर सिंह जी ने वहां भी नए गुरुद्वारा के निर्माण का निर्णय ले लिया, काम शुरू कर दिया। अभी 2 दिन पहले 11 को उसका शिलान्यास हो गया और इनका संकल्प है कि गुरु नानक देव जी का जो 550वां जन्मोत्सव होगा, उस उत्सव तक वो गुरुद्वारा नए रूप में तैयार हो जाएगा, यानी इसी साल 12 नवंबर। तो सब लोगों को उस शीतल। और कैसे गाय घाट का नाम पड़ा और कैसे गंगा और गाय का कनेक्शन हुआ, सीएम नीतीश बताते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के लाल खटंगा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में पहली बार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। फिलहाल कैबिनेट ब्रीफिंग चल रही है। 2013 को समाप्त हो गया था, लेकिन वो उसके बाद भी 1 साल तक उस पद पर कार्यरत रहे अवधि विस्तार की प्रत्याशा में, लेकिन उसका अवधि विस्तार नहीं हो सका था, जिसके कारण उनको भुगतान नहीं हो सका था। तो मंत्रिपरिषद ने आज उनके 1 नवंबर 2013 से 31 अक्टूबर 2014 के कार्यकाल की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है। छठा है, कोडरमा नगर पंचायत में शहरी जल आपूर्ति योजना का एक निर्माण किया जाना है, जिसकी लागत है 60.12 करोड़, 60.12 करोड़ की लागत से जल आपूर्ति योजना है, जिसकी कैपेसिटी है 11.874 MLD। ये संपूर्ण राज्य संपोषित योजना है। इसका कार्यान्वयन जुडको के द्वारा टेंडर के प्रोसेस से किया जाएगा। अगले 2 प्रपोजल हैं 7 और 8।
चाईबासा और कोडरमा जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए, आप जानते होंगे भारत सरकार ने 3 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पर 1 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया था। फर्स्ट फेज में हमें 3 मेडिकल कॉलेज मिले थे, ये सेकंड फेज के हैं। पहला मेडिकल कॉलेज है चाईबासा में, जिसमें मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को 300 बेड के हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसकी कुल लागत 314.35 करोड़ है, 314.35 करोड़। और इसी तरह जो कोडरमा में है उसकी लागत है 328.41 करोड़। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें भारत सरकार 60% देगा, 40% राज्य सरकार वहन करेगा। लेकिन भारत सरकार ने कॉस्ट की सीलिंग 250 करोड़ की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को उसी का 250 करोड़ का 60% मिलेगा, जो कि 150 करोड़ आता है। तो दोनों कॉलेजेस के लिए कुल 300 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी, जो मोस्ट प्रोबेबली प्राप्त हो चुकी है, और जो बाकी पैसा है वो राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से वहन करेगी। और लास्ट है 17 जनवरी से 8 फरवरी तक जो बजट सेशन आहूत करने का सरकार निर्णय लिए, उसका पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ग्रांट किया गया। सदर हॉस्पिटल हाँ, सदर हॉस्पिटल को ही अपग्रेड कर किया जाएगा। जी जी, वित्तीय भार एक सेकंड। है सुशासन बाबू की सरकार में अपराधी बेलगाम हैं। ताजा मामला सहरसा जिले का है, जहां रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक निजी स्कूल संचालिका के साथ मारपीट की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेलगाम। शिक्षा के मंदिर में अपराधियों का तांडव। स्कूल संचालिका से मारपीट, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। खौफ की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद। हाथ में पिस्टल, सामने स्कूल और धाएं धाएं फायरिंग। पिस्टल से बात नहीं बनी तो लात ने काम शुरू किया। बाहर से 4 और अपराधी आ गए, इधर से बाइक पर सवार होकर 2 और अपराधी। अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4, अपराधी नंबर 5, अपराधी नंबर 6 और अपराधी नंबर 7। कोई फायरिंग कर रहा है तो कोई पत्थरबाजी, कोई लात चला रहा है तो कोई डंडे। सुशासन की ऐसी अद्भुत तस्वीरें आपने कहीं नहीं देखी होंगी। और अगर इससे भी मन नहीं भरा हो तो हम दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। एक महिला किसी से बात कर रही है, तभी एक बाइक स्कूल कैंपस में घूमती है। उस पर 2 लोग सवार हैं। बाइक के पीछे 3 लोग दौड़ते हुए आते हैं और एक शख्स बिना कुछ कहे सुने महिला को धक्का मारता है। महिला गिर जाती है। फिर हाथ में बेल्ट लिए तीसरा शख्स ताबड़तोड़ महिला की बेल्ट से पिटाई शुरू करता है। बाहर के कुछ और लोग आते हैं और सब मिलकर महिला की पिटाई करने लगते हैं। मारपीट, धमकी और फिर धमकी, ये सब क्यों हुआ, खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। स्कूल पे आके गोली चलाया है, हमसे पैसा का डिमांड किया था 1.5 लाख रुपया। बोल रहा था 1.5 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे, सारा स्कूल को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि महिला कौन है। आपका अंदाजा सही है, ये महिला केरल बोर्डिंग स्कूल की संचालिका है और अपराधियों ने 1.5 लाख की रंगदारी के लिए इसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान अपराधियों ने उससे 35,000 रुपए भी छीन लिए और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। अभी से को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया जा रहा है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग और मारपीट की घटना से न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे इलाके में दहशत है। दहशत के इस माहौल में कोई अपना बच्चा स्कूल कैसे भेजेगा? बच्चे स्कूल में पढ़ाई कैसे करेंगे? जब बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब किसी के पास नहीं।
न्यूज 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट।